आज हम बात करेंगे पीबी शैली की एक पेस्टोरल एलिजी है, एडोनिस। तो एडोनिस पे बात करेंगे। इम्पोर्टेंट वर्क है शैली का और बड़ा फेमस भी रहा है। जब हम पूरे अगर बात करते हैं इंग्लैंड में चार महान अगर पेस्टोरल एलिजी की बात आती है तो उसमें एक एडोनिस भी आती है। उसमें थायरिसिस है, लाइसिडस है, एस्ट्रोफल है और फिर एडोनिस है। इन मेमोरियम को भी उस कैटेगरी में माना जाता है। वो थोड़ा उसमें मतलब मिक्सअप है, वो पर्सनल एलिजी की तरह भी है और उसमें पेस्टोरल के भी कुछ गुण है क्योंकि वो काफी लेंथी है टेनिसन की। अब फिलहाल बात कर लेते हैं पीबी शैली की एडोनिस है। एडोनिस नाम जो है ये जॉन कीट्स के लिए लिया गया है। एक हैंडसम बॉय को हम एडोनिस बोलते हैं। ये वर्क बहुत समय पहले बायन ने एक वर्क लिखा था, एफ्रोडाइट का लेमेंट ऑफ एफ्रोडाइट फॉर एडोनिस। एडोनिस के लिए एफ्रोडाइट का जो लेमेंट है वो दिखाया था। तो एफ्रोडाइट एक देवी थी और जो लव करती थी एडोनिस से। तो एडोनिस वो वाला एडोनिस जो बायन ने लिखा था वर्क, उसकी स्पेलिंग अलग है क्योंकि इस पे पूछ लिया जाता है कभी कभी क्वेश्चन। वो ADONIS है, इसमें ए और लग जाता है और इसलिए इसकी स्पेलिंग भी इंपॉर्टेंट है, पूछी गई है। तो एडोनिस की स्पेलिंग भी आपको ध्यान रखनी है क्योंकि ये जो एडोनिस है जो बायन के वर्क में बहुत पहले का उसने वर्क लिखा था वहां से कॉपी करा ये नाम पीबी शैली ने। तो एडोनिस का मतलब होता है एक हैंडसम बॉय, तो वो इसके लिए दिया है, किड्स के लिए ये शैली ने यूज करा है। तो केवल मात्र 21 साल 5 4 महीने 5 महीने का उम्र थी इसकी किड्स की और वो मर गया था। तो उसकी मौत पर पीबी शैली ने ये अपनी पोयम एक पेस्टोरल एलिजी लिखी है। पेस्टोरल एलिजी वो एलिजी होती है जिसमें एक राइटर जो लेमेंट करता है अपने दोस्त पे या जिसपे भी, उसे भी एक शेफर्ड के रूप में दिखाता है और खुद भी एक शेफर्ड के रूप में होता है। क्योंकि जो ये पेस्टोरल वर्ड है ना, पेस्टोर, इसका मतलब गांव का, गडरिया, इनसे सेंस होती है। पेस्टोर शेफर्ड के लिए वर्ड आता है। तो ये गडरिया गडरिया की मौत पे विलाप करता है। थोड़ी लेंथी होती है ये जो एलिजी, नॉर्मल होती है उसके मुकाबले बड़ी होती है। 55 स्पेंसियर स्टेंजाज इसके अंदर पीबी शैली ने यूज करे हैं। तो ये भी अपने आप में एक बड़ा क्वेश्चन है। स्पेंसर स्टेंजास क्या होते हैं? 9 लाइन का स्टेंजा होता है, स्पेंसर ने कोइंड करा है, जो मैंने लिटरेरी फॉर्म्स एंड टर्म्स वाले चैप्टर में करा दिया था आपको। फिलहाल वर्क है एडोनिस और इसके अंदर शैली लेमेंट करता है। वो दिखाता है कि कीट्स जो है वो किस तरीके से मर गया था। ये आपको पता ही है। नॉर्मली जो कीट्स की मौत हुई थी वो रोम में जाकर के हुई थी। वो वहां पर अपने इलाज के लिए गया था। इसे बीमारी थी ट्यूबरक्लोसिस की, कंजप्शन जो होता है। और ये अपने दोस्त सेवर्न के साथ वहां गया था। तो लास्ट जो इसके दम टूटा इसका, तो उसकी बाजुओं में ही टूटा था। इसका फ्रेंड था सेवर्न, वहीं पर ये मर जाता है, वहीं से दफनाया जाता है। और जब तक जॉन कीट्स जिंदा रहा किसी ने उसे नहीं पूछा। वो बिल्कुल भी फेमस नहीं हो पाया था, लेकिन मरने के बाद जब उसके वर्क पढ़े गए और खासकर उसके ओड पढ़े गए तो वो बड़ा फेमस हो गया था। तो तब तो लड़ाई हो रही थी, सब उसकी कब्र का जो डेड बॉडी थी ना उसका, उसे लेने के लिए लड़ाई थी फिर इंग्लैंड की रोम वालों से कि भाई हमें चाहिए वो। तो देखो मरने के बाद उसकी लाश की भी लड़ाई होती रही। पहले उसे कोई बूझ नहीं रहा था, बल्कि पहले तो क्या हो रहा था कि उसे क्रिटिसाइज किया जा रहा था। तो दो मैगजीन, मैं जैसे पहले भी बता चुका हूँ, जब मैंने किड्स पढ़ाया था तब भी बताया था। एक लंदन मैगजीन मैगजीन थी और एक क्वार्टरली रिव्यू। इन दोनों मैगजीन में क्रिटिसाइज किए गए थे कीट्स के वर्क और कीट्स को भी, उसकी डिक्शन को भी। मेनली उसका जो वर्क था एंडीम्योन जो था उसे बहुत ज्यादा, जो लॉन्ग नैरेटिव पोयम है उसे क्रिटिसाइज किया गया था। शैली भी ये बात जानता था क्योंकि वहां पर शैली को भी क्रिटिसाइज किया गया था। तो शैली ने जब इस पोयम को लिखा तो वहां पर जिक्र करा। पहले तो ये बताया कौन कौन व्यक्ति कीट्स की मौत पे विलाप करने के लिए आए हैं और कौन इसके जिम्मेदार है। हु इज द रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस मर्डर। वो मर्डर का नाम लेता है कि मारा गया है, मतलब वो बीमारी को नहीं, वो कह रहा है टेंशन में था जॉन कीट्स जो था और टेंशन की वजह से उसकी मौत हो गई। तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा गम में था। ये बात वाकई सही है कि वो वाकई टेंशन में तो था ही जॉन कीट्स, लेकिन बीमारी भी थी उसे, तो वो मर गया। तो अब उसका जो ब्लेम है सारा का सारा यहाँ पर पीबी शैली डाल रहा है उन व्यक्तियों पर जो एडिटर्स थे, जो आपका ब्लैकवुड मैगजीन के और ये आपकी क्वार्टरली रिव्यू के जो एडिटर्स थे, उन्हें ये एक तरीके से उन पे निशाना साधता है पीबी शैली। पीबी शैली कीट्स की मदर यहाँ पर यूरेनिया बताता है। यूरेनिया जो है वो काव्य की देवी है, द गॉडेस ऑफ पोइट्री यूरेनिया, जिसका जिक्र पैराडाइस लॉस्ट में मिल्टन ने भी करा है। तो यूरेनिया को उसकी मदर के रूप में दिखाता है। जब यूरेनिया को पता लगता है कि उसका बेटा मर गया तो वो भागी हुई आती है कुछ समय के लिए और आकर के उसे अपनी
बाजुओं में ले लेती है, तो वो भी इसमें सीन दिखाया है पीबी शैली ने। तो किस तरीके से किड्स के जो दोस्त है, चाहे वो उसमें खुद पीबी शैली है, थॉमस चैटर्टन है, सभी आते हैं और विलाप करने के लिए इसकी मौत पर। तो वो सारी चीजें पीबी शैली दिखाता है। वो ये भी कहता है कि भाई अब हमें रोना नहीं चाहिए, क्योंकि ये मरने के बाद में भी ऐसी जगह पहुंच गया जहां इसे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, किड्स बहुत अच्छी जगह है, ऐसे करके मतलब थोड़ा सा सिंपैथी भी कर रहा है, थोड़ा अपने आप को कंसोल कर रहा है। तो ये पोयम, इसके जो क्वेश्चंस है वो इंपॉर्टेंट है। लाइन टू लाइन हम इस पोयम को पढ़ नहीं सकते, बहुत लेंथी है। अब लगा सकते हो आप, इसी चीज से आइडिया लगा सकते हो, 55 स्टैंजा और 9 लाइन का एक स्टैंजा, स्पेंसर स्टैंजा। तो हम इसे लाइन टू लाइन तो हम क्या, कोई भी नहीं पढ़ सकता। तो इसके मेन क्वेश्चंस को मैं आपको करा रहा हूँ। 121 नंबर क्वेश्चन है, एडोनिस जो है एक पेस्टोरल एलिजी, यही क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट है। शैली ने लिखी है और डेथ पर लिखी है जॉन कीट्स की। तो ये 3 क्वेश्चन बन जाते हैं इस पे। इट इज रिटन इन 55 स्पेंसर स्टैंजा, ये अपने आप में एक अलग क्वेश्चन है। तो 55 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 495 लाइन्स है इसमें। इट इज ऑल्सो कॉल्ड थ्री नोडी भी कहते हैं इसे। थ्री नोडी जो होता है ना, वो भी एक विलाप का गाना जो होता है उसे थ्री नोडी कहते हैं। जैसे मोनेडी होता है एक वर्ड जिसमें सिंगल पर्सन विलाप करता है, वो मोनेडी होता है। वो जब बात हम करते हैं ना, तो मोनेडी जो है उस वो सिंगल पर्सन विलाप करता है, वो मोनेडी है। ये थ्रेनेडी है, मतलब ये भी एक शोक गीत होता है थ्रेनेडी, इसे थ्रेनेडी भी कहा गया, ये भी ध्यान रखें। दिस एलिजी वाज पब्लिश्ड इन 1821 में पब्लिश की गई। अब आप यहां भी आइडिया लगा सकते हो, 1821 में ही मौत हुई थी इसकी, किड्स की। तो 1821 में और 22 में ये मर गया था सैली। तो बस ज्यादा ज्यादा आप यहाँ कंफ्यूज हो सकते हो कि 22 लिख दे या 21, लेकिन आप 20 भी नहीं लिख सकते और 23 भी नहीं लिख सकते। 20 इसलिए नहीं लिख सकते कि किड्स नहीं मरा था, तो उसकी एलिजी कैसे हो जाएगी उसकी मौत पर। और 23 इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि अब पीबी सैली जिंदा नहीं है। तो 22 में पीबी सैली मर गया था, तो ये 21 में पब्लिश हुई। दिस एलिजी वाज पब्लिश इन 1821 बाय चार्ल्स ओलियन ने करी थी इसे। इट वाज रिटर्न आफ्टर 3 मंथ्स ऑफ कीट्स डेथ। अब इससे और ज्यादा अच्छा क्लियर हो जाता है कि कीट्स की मौत के 3 महीने बाद लिखी गई और पब्लिश हुई थी उसके बाद। द ग्रीक पोइट बायन जो है, अब बायन के का वर्क था एक, इसे देख करके लिखी है पीबी शैली ने ये अपनी पेस्टोरल एलिजी। बायन हैज रिटन एन एलिजी, ये भी क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। बायन ने एक एलिजी लिखी थी। वैसे तो ये बहुत जगह हर वर्क में आता है कि इसे देख करके करा, लेकिन यहाँ इंपॉर्टेंट है। इसे मैं जब इंपॉर्टेंट बोलता हूँ तो मैं उसे ही बोलता हूँ जो आए हुए क्वेश्चन होते हैं। तो बायन हैज रिटन एन एलिजी, उसने एक एलिजी लिखी थी। लेमेंट ऑफ एफ्रोडाइट, ये देवी है एफ्रोडाइट, उसका लव था एडोनिस के प्रति। इस एडोनिस की और इस एडोनिस की दोनों की स्पेलिंग अलग अलग है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। जैसे मैंने एक बार सीजर का बताया था आपको कि सीजर की स्पेलिंग आई हुई है, पूछी गई है। ऐसी एडोनिस की भी स्पेलिंग पूछी जाती है। क्यों पूछी जाती है? क्योंकि दो एडोनिस है। ग्रीक में इसकी स्पेलिंग ADONIS है, लेकिन यहाँ NIAS है। तो एडोनियस जो है, यहाँ एडोनियस बोल सकते हो, ADONAIS, एडोनियस। तो यहाँ लेमेंट ऑफ एफ्रोडाइट फॉर एडोनिस, आपको स्पेलिंग जो लिखी हुई मिलेगी, एक ADONIS मिलेगी, ADONAIS मिलेगी, IAS भी मिलेगी। तो कंफ्यूजन सा हो जाएगा कि पीबी शैली का जो स्पेलिंग है एडोनिस की वो क्या है। तो नीचे लिखी हुई है, शैली रोट हिज एडोनिस फॉर ऑन द बेस ऑफ बायन्स वर्क, इसके वर्क पर बेस्ड है ये जो इसने वर्क लिखा है। जो स्पेलिंग है बायन के एडोनिस की इज चेंज्ड इन सैलीज एडोनिस, यहां पर भी दोनों की स्पेलिंग आ गई है। अब यहां से भी देख सकते हो तुम। ग्रीक लीजेंड, अब वो क्या गाथा थी जो बायन ने अपने एलिजी में लिखी थी, तो उसके बारे में बताया गया है। जो गाथा है, मतलब ये कहानी है एफ्रोडाइट का लव एडोनिस के प्रति, क्या हुआ था उनके लव में, किस तरीके से लेमेंट है एडोनिस जो मरा था उसके ऊपर। तो वो शॉर्ट में मैंने बताया है यहाँ पर। ग्रीक लीजेंड है ये एडोनिस। एडोनिस वाज ए हैंडसम यंग प्रिंस ऑफ साइप्रस। साइप्रस जगह आपने सुन ली होगी। साइप्रस जो है वो जगह थी, जिस तरीके से आपने ओथेलो पढ़ा था, ओथेलो में वेनिस है और फिर एक साइप्रस जगह थी। ज्यादातर सारे एक्ट जो थे वो साइप्रस में हुए थे, अगर फर्स्ट एक्ट को छोड़ दिया जाए तो ओथेलो में। साइप्रस ये वही जगह है। इसका एक राजकुमार था, यंग था, हैंडसम था, जिसका नाम एडोनिस था। तो ये एडोनिस वो था। एप्रोडाइट जो थी वो ग्रीक गोडेस है लव की, और उसे लव हो गया था उससे। तो लव की देवी एफ्रोडाइट, इसे ही वीनस कहते हैं। जो क्यूपिड और वीनस के बारे में किड्स की पोयम और टू साइकी में आपने देखा।
तो ग्रीक गॉडेस ऑफ लव, लव की देवी है ये एफ्रोडाइट। और उसे लव हो गया था किससे? ये जो एडोनिस था। ए वाइल्ड बोर किल्ड हिम, एक जंगली सुअर था, उसने एडोनिस को मार दिया था। एंड एफ्रोडाइट वाज ड्रॉन्ड इन ग्रीफ, और वो बहुत ज्यादा ग्रीफ में डूब गई, मतलब बहुत दुखी हो गई थी। ऑन द ऑर्डर ऑफ चीफ गॉड जियस ने, उसके ऑर्डर पर, ही वाज रिवाइव्ड बाय प्रोसरपाइन। ये जो जीएस है ना, ये देवताओं का देवता होता है, गॉड ऑफ गॉड्स। और इसने क्या करा, एक प्रोसरपाइन है, क्वीन ऑफ लोअर वर्ल्ड की रानी, उसकी मदद से इसे रिवाइव कर दिया, मतलब उसमें दोबारा से जान डल गई थी कुछ समय के लिए, इसमें एडोनिस में। और जो उसमें थोड़ी जान आ गई। सी मेड ए कंडीशन, लेकिन उसने एक कंडीशन बनाई थी प्रोसरपाइन ने। क्या कंडीशन बनाई थी? दैट एडोनिस वुड पास 6 months विद हर एंड 6 months विद एफ्रोडाइट। ये कंडीशन थी कि 6 महीने वो मेरे साथ रहेगा और 6 months के लिए वो एफ्रोडाइट के साथ रहेगा। इस कंडीशन में उस मरे हुए इंसान में दोबारा से जान डाली गई थी। ये वे कहानियां होती है या लीजेंड होती है जो हर कंट्री में होती है। तो यहाँ बात हो रही है एक तरीके से ग्रीक की, तो ग्रीक में ये एक लीजेंड है। हमारे यहाँ पर भी इस तरीके की बहुत सारी लीजेंड्स हैं, बहुत गाथाएं हैं। अगर आप पुराने कहानियों में जाओगे तो जैसे हमारी रामायण महाभारत, और ये बहुत सारी स्टोरीज इस तरीके की है। जैसे सावित्री की कहानी है, तो वो सत्यवान सावित्री, तो बहुत सारी और भी बहुत कहानियां हैं जिसमें हमें तो इतना पता नहीं है, लेकिन बहुत सारी स्टोरी है। उसमें ऐसी ऐसी चीजें, सुपर नेचुरल वाली चीजें, कि वो जिंदा हो गए मर गए, ये पहले बहुत, तो ये लीजेंड है ग्रीक की कि भाई ऐसा कुछ हुआ था। ये जो पेस्टोरल एलिजी है ना, ये क्लासिकल पैटर्न पे लिखी गई है, क्योंकि ये क्लासिकल वही लीजेंड थी, उसी पैटर्न पे ये लिखी गई है। इन दिस पेस्टोरल एलिजी, पीबी शैली जो है टेक्स द फॉर्म ऑफ सेफर्ड, वो सेफर्ड का रूप धारण करता है। मतलब इसमें शैली ने अपने आप को सेफर्ड बनाया है। और जिस पे वो लेमेंट कर रहा है ना डेथ पर, वो दूसरा सेफर्ड है जो कीट्स है। मतलब यहाँ राजा महाराजा या पोइट नहीं दिखाया गया, जॉन कीट्स को का नाम चेंज कर दिया, उसका नाम एडोनिस है इसके अंदर। तो एडोनिस जो नाम है ना, ये कीट्स का नाम है। उसकी माँ का नाम यूरेनिया है, वैसे थोड़ी था उसकी माँ का नाम यूरेनिया। तो यूरेनिया करा, और खुद पीबी शैली अपने आप को सेफर्ड कहता है। और जो ये एडोनिस है, ये भी एक सेफर्ड है। ये मर जाता है तो इसकी मौत पे पीबी शैली लेमेंट कर रहा है, और इस एलिजी को उसने बना दिया। यूरेनिया गॉडेस होती है पोइट्री की, वो मदर दिखाई गई है यहाँ पर कीट्स की इस एलिजी के अंदर। तो यहाँ यूरेनिया उसकी मदर है। शैली का विश्वास है कि जो डेथ है ना कीट्स की, वो कारण है सैवेज क्रिटिसिज्म का। मतलब वो एक सैवेज माना होता है तीव्र तीखा, क्रिटिसिज्म आलोचना हुई है उसकी वजह से मरा है। ऑन हिज एंडीमियन वर्क पर, उसके इस वर्क पे अ, तीखी आलोचना करी थी, बाय ब्लैकवुड मैगजीन के द्वारा और क्वार्टरली रिव्यू, ये दोनों मैगजीन के नाम हैं। ये आपके सामने कई बार आ चुके हैं इनका नाम, तो आपको दोनों का याद रखना है। ज्यादातर ब्लैकवुड मैगजीन की बात होती है। तो इनके एडिटर ने वो बहुत ज्यादा, मतलब इन्होंने ब्लैकवुड मैगजीन के अंदर एक कोकनी स्कूल डाला था, ले हंट के बारे में, हेजलिट के बारे में, कीट्स के बारे में, पीबी शैली के बारे में। मेन टारगेट तो खैर ले हंट को बनाया गया था उसमें। तो वो ये कोकनी स्कूल है, इसमें जितने भी है ये एस्थेइस्ट और पोइट, इन्हें बताया गया कि ये सारे के सारे जितने भी है लिखने की कला में बिल्कुल बेकार है। इन्हें क्रिटिसाइज किया जा गया था इसमें, और कीट्स की एंडोमेन बुक को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज मिला था। अकॉर्डिंग टू सैली, क्रोकर जो था ना, वो क्रिटिक था कीट्स की एंडीमेन का। जो कीट्स ने जो एंडीमेन वर्क लिखा था, उसे जो एडिटर था ना ये क्रोकर, वो उसका मेन क्रिटिक था। उसका जो आर्टिकल था क्रोकर का, वो अपियर्ड हुआ था क्वार्टरली रिव्यू में 1818 में। उसने अपना एक आर्टिकल डाला जिसमें उसने स्पेशल नाम लेकर के एंडीमेन बुक का और इसे क्रिटिसाइज करा था कि देखो क्या कॉपी करके लिख रहा है जॉन कीट्स, जो है वो दिखाया था। द वन रिमेन्स द मैनी चेंज एंड पास, ये लाइन इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। किड्स तो ये ब्रैकेट में मैंने लिखा है, लेकिन वैसे लाइन क्या है? द वन रिमेन्स द मैनी चेंज एंड पास। ये जो व्यक्ति है, मतलब जो मरा पड़ा है जॉन कीट्स, इसके बारे में ये एडोनिस बुक में है। पीबी शैली बोल रहा है, सारी लाइनें जो शैली बोल रहा है, तो उसमें लिखा हुआ है, उसमें एक लाइन आती है, द वन, ये व्यक्ति, रिमेन्स, ये हमेशा रिमेन माने होता है बाकी रहना, बचना, ये बचा रहेगा, ये ऐसा ही रहेगा। मतलब ये जो मर चुका है, इसकी जो पोयम है, इसके जो वर्क है, वो हमेशा रहेंगे। द मैनी चेंज एंड पास, बहुत सारे व्यक्ति, बहुत सारे पोइट
चेंज एंड पास, बदलते रहेंगे। द मैनी, बहुत आएंगे, बदलेंगे, गुजरेंगे, चले जाएंगे। तो व्यक्ति आएंगे, जाएंगे, गुजर जाएंगे, बदल जाएंगे, लेकिन ये ऐसा ही रहेगा। इसका मतलब इसकी जो पोइट्री है, इसके जो वर्क है, वो ऐसे ही रहेंगे फेमस। दुनिया आएगी, जाएगी, चेंजिंग होती रहेगी, नए नए व्यक्ति आएंगे, पास हो जाएंगे, चले जाएंगे, लेकिन ये ऐसा ही रहेगा। इसका मतलब ये कभी जाएगा नहीं। जाने से मतलब ये है कि ये इमोर्टल रहेगा। इट मीन्स इसके जो वर्क है वो हमेशा पढ़े जाएंगे। लेकिन और व्यक्ति जो है, वे आएंगे, जाएंगे, चले जाएंगे, उनके वर्क जो है वो इसी तरीके से बदलते रहेंगे, जाते रहेंगे, नए आते रहेंगे, लेकिन ये ऐसा ही रहेगा। ये कहा था शैली ने। स्टार्टिंग जब होती है इस पोएम की, तो शैली वीप करता, रोता है ओवर द डेथ ऑफ एडोनिस, हु वाज द यंगेस्ट चाइल्ड ऑफ यूरेनिया, का सबसे छोटा बच्चा दिखाया है कीट्स को। और उसकी मौत पर पीबी शैली स्टार्टिंग में विलाप करता है, रोता है, एक गडरिया का रूप धारण करता है, और जैसे गडरिया गडरिया की मौत पे रो रहा है वो दिखाया जाता है। द वन रिमेन्स, वही लाइन आ गई, द मैनी चेंज एंड पास, आते रहेंगे, व्यक्ति बदलते रहेंगे, लेकिन ये ऐसे ही रहेगा, इसकी यादें ऐसे ही रहेंगी। हेवंस लाइट फॉर एवर साइंस, अर्थ शैडोज फ्लाई। हेवन की जो लाइट है ना, मतलब स्वर्ग की लाइट से मतलब है आसमान, प्रकाश मतलब सूरज का प्रकाश, चांद का प्रकाश, फॉर एवर साइंस, हमेशा शाइनिंग करते रहेंगे, चमकते रहेंगे। अर्थ की जो शैडो है वे फ्लाई होती रहेगी। पृथ्वी पर जो शैडो है, मतलब यहाँ पर पोइट्री के बारे में बात हो रही है। व्यक्ति तो आएंगे, नई नई शैडो आएंगी जो फ्लाई माने भाग जाएंगी, आएंगी, चली जाएंगी, अलग अलग नए नए पॉइंट आते जाते रहेंगे। और लेकिन आसमान में जो लाइट है वो ऐसे ही चमकती रहेगी। लाइफ लाइक ए डोम ऑफ मैनी कलर्ड ग्लास स्टेन्स द वाइट रेडियंस ऑफ एटर्निटी। तो यहाँ पर कहा गया लाइफ जो होती है ना, लाइक ए डोम ऑफ मैनी कलर्ड ग्लास, जिंदगी तो बहुत सारे रंगों से भरी हुई होती है। जो लाइफ होती है ना, वो एक डोम की तरह होती है। डोम माने कब्र, गुम्मद होती है, उसकी तरह होती है। ऑफ मैनी कलर्ड ग्लास, जिसमें बहुत सारे ग्लासेस लगे रहते हैं अलग अलग कलर के। स्टेन्स द वाइट रेडियंस ऑफ एटर्निटी। स्टेन माने होता है निशान लगा देना, निशान लगाना। द वाइट रेडियंस ऑफ एटर्निटी, वाइट, वाइट कलर की, रेडियंस होता है चमक, ऑफ एटर्निटी माने अनंत। अनंत से मतलब है अमर होने की। तो यहाँ पर ये कहा गया है, इसने लास्ट में कहा है ना, ऊपर वाली लाइन में अगर हम देखें, वही बात नीचे आ रही है। द वन रिमेन्स, जो किड्स है वो ऐसे ही रहेगा, दुनिया आती जाती रहेगी, हेवन की लाइट फॉर एवर साइंस चमकती रहेगी, अर्थ की शैडो फ्लाई होती रहेगी। तो अर्थ पे नए नए व्यक्ति आएंगे, जाएंगे। जिंदगी तो एक कलर्ड ग्लास की तरह, जो डोम होती है ना, जो कवर होती है, उसकी तरह होती है। स्टेन्स द वाइट रेडियंस ऑफ एटर्निटी, जो रेडियंस, एटर्निटी की रेडियंस है मतलब आत्मा, एटर्निटी माने अनंत का जो चमक होती है ना, वाइट स्टेन्स करती है। इसका मतलब जो जिंदगी होती है, जो इंसान आते जाते रहते हैं, उनके जो कर्म है, या जो उनके जो कलर्ड ग्लासेस है, जो डोम होती है उनकी, वो स्टेन करती है उनकी वाइट रेडियंस ऑफ एटर्निटी, मतलब उनकी आत्मा पर। तो डिपेंड करता है जो हमारे वर्क है, वो हमें अमर बना दे, या हमें ऐसा कर दे कि कोई जाने भी ना हमें। वो इस तरीके से वही उस पे निशान लगाते हैं एटर्निटी का। एटर्निटी माने अनंतता का। तो कौन व्यक्ति कहाँ तक चलेगा, ये डिपेंड हमारे वर्क के ऊपर करता है। तो जो कॉमन पर्सन होते हैं उन्हें कोई नहीं पूछता, लेकिन जो किड्स है वो अमर हो गया, और वो हमेशा ऐसा ही रहेगा। द वन रिमेन्स में आ जाता है। हालांकि इसमें सारा पूरा जो स्टेंजा है, ये लाइन है, ऊपर की लाइन के ऊपर ये फेमस है। द वन रिमेन्स द मैनी चेंज एंड पास, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ऊपर की यही पूछी जाती है। द मर्नर्स ऑफ एडोनिस डेथ आर, जो उसकी डेथ पर विलाप करने के लिए आए। इसे हम थोड़ी सी एलिगरिकल वे बोल देते हैं कि अलग अलग नाम से वहां व्यक्ति आते हैं जो मर्न करते, विलाप करते एडोनिस की डेथ पर। अब वो कौन कौन है जो आते हैं? एक डिजायर्स है। अब डिजायर तो इच्छा होती है। इन सबको एक तरीके से पर्सोनिफाइड करा है यहाँ पर पीबी शैली ने, कि डिजायर्स माने इच्छाएं, वो आती है, विलाप करती है, मतलब उन्हें इंसान की तरह दिखाया है। एडोरेशन होता है, जैसे एडोर करना होता है, किसी की बहुत ज्यादा सम्मान करना, श्रद्धा। तो वो एडोरेशन आता है। तो एक तरीके से सम्मान आता है उसे, मतलब विलाप करने के लिए। आशाएं आती हैं, फियर आते हैं, मॉर्निंग, सुबह, थंडर, विंड, बर्ड्स, इको, गूंज, ओशियन, स्प्रिंग, बसंत ऋतु, एंड द स्पिरिट ऑफ इंग्लैंड, और इंग्लैंड की आत्मा। ये सब उसकी कब्र पे विलाप करने के लिए आते हैं। तो ये कोई ऐसा इनमें है नहीं
जो हकीकत में विलाप करने वाला हो। तो ऐसे शैली ने इस तरीके से इन नॉन लिविंग थिंग्स को, या जो ये एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स है ना, जिन्हें, जो मतलब इनका कोई लिविंग ही नहीं है ये, इन्हें सबको एज ए लिविंग करके दिखाया है। जैसे कि ये सब उसकी कब्र पे आकर के, कीट्स की कब्र पे, और उसे सांत्वना दे रहे, सिंपैथी दे रहे, मर्न कर रहे हैं, विलाप कर रहे हैं। तो ये मर्नर्स के नाम है उनके। विंटर इज कम एंड गॉन बट ग्रीफ रिटर्न्स विद द रिवॉल्विंग ईयर। ये लाइन आती है इसमें कि विंटर इज कम एंड गॉन। अब ये बात है कि विंटर तो आता जाता रहता है, ये वाली बात। और टू द वेस्ट विंड में भी आपने देखा था, जो लास्ट लाइन में उसने कहा था ना, इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड। अगर विंटर आते हैं तो क्या बसंत दूर रह सकते हैं? इसका मतलब अगर बुरे दिन आते तो अच्छे भी आएंगे। यहाँ भी विंटर बुरे दिन का ही मतलब है, टेंशन का मतलब है, दुख का मतलब है। विंटर इज कम एंड गॉन। जो बुरा समय होता है वो आता है जाता है, मतलब जो विंटर होता है वो आता जाता रहता है। लेकिन जो ग्रीफ होता है ना, दुख, दुख एक ऐसी चीज है, रिटर्न जब वो होता है ना विद द रिवॉल्विंग ईयर। जैसे जो ईयर घूमती है ना, रिवॉल्व माने घूमना होता है। तो ग्रीफ तो हमसे, दुख जो होते हैं ना वो इस तरीके से होते हैं। विंटर तो आता जाता रहता है, मतलब मौसम तो बदलता रहता है, लेकिन जो ग्रीफ होता है ना, दुख, वो इंसान के साथ हमेशा पूरी साल घूमता रहता है। जैसे विंटर में तो टाइम लगेगा, आज 4 महीने 6 महीने, 4 महीने के लिए विंटर रहा, फिर 4 महीने बाद, या 6 महीने में फिर 6 महीने बाद आएगा। उसका तो एक ऐसे पीरियड होता है। लेकिन ग्रीफ हमारे साथ, ईयर के साथ घूमता है। तो दुख तो हमेशा हमारे साथ लगा रहता है, ऐसा कहा है शैली ने। यूरेनिया लेमेंट करती है और कहती है कि एडोनिस लेफ्ट द ट्रेडिशनल पाथ ऑफ पोइट्री वेरी अर्ली। एडोनिस ने कितनी जल्दी लेफ्ट कर दिया जो ट्रेडिशनल पाथ था ना पोइट्री का, मतलब जो पोइट्री जिस तरीके से परंपरागत तरीके से वो लिख रहा था, उस रास्ते को बहुत जल्दी छोड़ दिया, क्योंकि वो मर गया। तो कितनी जल्दी एडोनिस ये सब पोइट्री को छोड़ करके हमारे बीच से चला गया, ये बात यूरेनिया कहती है। सी इज ऑल्सो द गॉडेस ऑफ पोइट्री। वो पोइट्री की ही गॉडेस है। और वो कहती है कि उसने बहुत जल्दी पोइट्री वाला जो ये ट्रेडिशनल वे था, उसका लिखने का जो तरीका था ना, इतनी जल्दी छोड़ करके चला गया। आफ्टर यूरेनियाज लेमेंटेशन, तो यूरेनिया विलाप करती है। और आपने देखा फियर, सोरोनेस और होप्स, डिजायर्स, कौन कौन चीजें, हार्ट ऑफ सॉल या स्पिरिट ऑफ इंग्लैंड, ये सब विलाप करने के लिए आते हैं। यूरेनिया के लेमेंटेशन के बाद, उसके विलाप के बाद, द माउंटेन सेफर्ड्स, कुछ पर्वत से गडरिया आते हैं, वे रोते हैं ओवर एडोनिस डेड बॉडी। उसकी डेड बॉडी पे कुछ सेफर्ड आके रोते हैं। इन दीज सेफर्ड, इन सेफर्ड में द फर्स्ट वन वाज पिलग्रिम ऑफ एटर्निटी। अब ये कुछ नाम आएंगे यहाँ पर जो आकर के उसकी मौत पर होते हैं। इन सबको उसने सेफर्ड बताया है पीबी शैली ने, और खुद भी है वो उसी में ही एक। तो कह रहा है कि माउंटेन से कुछ एडोनिस की मौत पे पर्वतों से कोई गडरिया आते हैं उतर करके, वो भी रोते हैं उसकी मौत पर। अब वे गडरिया में कौन कौन है? तो उसने उसके सारे दोस्तों के नाम लिए हैं वहां पे, अपना भी नाम उसी के अंदर लेगा ये। इसमें उसने एक नाम बायरन का लिया है, तो बायरन भी इनमें ही है, इनका ही फ्रेंड है। तो कहता है कि बायरन इन दीज सेफर्ड द फर्स्ट वन वाज पिलग्रिम ऑफ एटर्निटी। जो अनंतता का पिलग्रिम है, तीर्थ यात्री है, मतलब उसे इस तरीके से संबोधित करा है, पिलग्रिम ऑफ एटर्निटी। सबको इसने अलग अलग नामों से बुलाया है। तो बायरन को कहा है पिलग्रिम ऑफ एटर्निटी। ऐसे भी क्वेश्चन बन जाता है कि ये वर्ड, ये लाइन, ये एडजेक्टिव उसने किसके लिए यूज करा? पिलग्रिम ऑफ एटर्निटी। अनंत से मतलब अमरता होती है, अनंत होता है ना पिलग्रिम, उसका तीर्थ यात्री। तो पिलग्रिम ऑफ एटर्निटी इसने बायरन के लिए कहा है। और अलग अलग इंसानों को, मतलब जो उसके दोस्त है ना, अलग अलग टाइटल देके बुलाया है। वो कहता है इन दीज सेफर्ड्स, बहुत सारे सेफर्ड आए माउंटेन से उतर के, उनमें से जो पहले वाला था, सबसे पहले आने वाला व्यक्ति, और यूरेनिया के बाद, पहले तो यूरेनिया आई विलाप करने, उसके बाद जो आते हैं कुछ सेफर्ड्स आते हैं, उनमें ये भी है सैली भी, जो बाद में आएगा। और उसमें बता रहा पहले कौन आया, तो पहले बायरन आया। बायरन को पिलग्रिम ऑफ एटर्निटी बोला इसने। वो आता है, वो विलाप करता है सबसे पहले, लॉर्ड बायरन। द सेकंड सेफर्ड वाज लिरिसिस्ट ऑफ आयरलैंड का लिरिक, जो लिरिक लिखने वाला, वो थॉमस मूर है। अब थॉमस मूर को आप जानते हो, ये बहुत पुराना राइटर है थॉमस मूर, जिसने यूटोपिया यूटोपिया बुक लिखी है।
और थॉमस मोर वो लेटिन के लिए विख्यात था, ग्रीक एंड लेटिन का ज्ञाता था, एक तरीके से टीचर था। और ये तो बहुत पुरानी बात है, 16 सेंचुरी में, अर्ली 16 सेंचुरी, वहां का राइटर है। तो वो भी आया विलाप करने। थॉमस मूर आता है आयरलैंड का। द थर्ड शेफर्ड इज अ मैन ऑफ वीक फॉर्म। तीसरा जो शेफर्ड था वो व्यक्ति था मैन ऑफ वीक फॉर्म, बहुत ही कमजोर आकृति वाला, अपने आप को कह रहा है कमजोर आकृति का। सैली आता है। ये सैली जो है ना, इसका मतलब ये मत समझ लेना कि सैली ने लाइन बोली है, बोली तो उसी ने है ही, सारी लाइन सैली की है। ये इसलिए लिखा गया है कि ये जो वीक फॉर्म वाला व्यक्ति है ना, वो सैली ने अपने आप को कहा है कि तीसरे नंबर पे खुद पीबी सैली आता है, वो विलाप करता है। फोर्थ शेफर्ड जो था वो ले हंट था, हु वाज साइलेंट विद ग्रीफ, जो दुख से बिल्कुल साइलेंट था, शांत था। ये फोर्थ नंबर का शेफर्ड है। तो फोर्थ शेफर्ड बताए है उसने, थॉमस मूर का भी जिक्र कर दिया उसने, और ले हंट का जिक्र करा, और थॉमस मूर का, ले हंट का, बायरन का और अपना, ये चार नाम आते हैं तो आपको याद रखने हैं। अकॉर्डिंग टू सैली द ग्रेव इज द बेस्ट प्रोटेक्शन। वो कहता है कब्र सबसे अच्छा प्रोटेक्शन है, बचाव है, फ्रॉम द बिटर क्रिटिसिज्म ऑफ क्रूअल वर्ड। ये जो क्रूअल वर्ड है, जो ये निर्दयी संसार है ना, ये जो बुरे व्यक्ति है, इनके क्रिटिसिज्म से बचने का सबसे अच्छा स्थान वो कब्र ही है। मतलब मरने के बाद तो कोई क्रिटिसाइज करेगा ही नहीं, तो सबसे अच्छा स्थान है, ऐसे भी कहता है सैली। सैली की इच्छा थी टू डाई एंड टू बी यूनाइटेड विद हिज फ्रेंड किड्स। वो कहता है काश मेरी भी मौत हो जाए, मैं भी अपने दोस्त के साथ जाकर के उसी के साथ जुड़ जाऊं, अपने दोस्त किड्स के। और ऊपर वाले ने उसकी दुआ भी कबूल कर ली, नेक्स्ट ईयर वो भी मर जाता है। तो उसे क्या पता था कि ऐसा हो जाएगा, लेकिन उसने जब ये पोयम लिखी थी तो कहा था, इसमें लाइन है कि मेरी इच्छा है कि मैं भी अपने दोस्त के पास चला जाऊं। एट द टाइम ऑफ कीट्स की डेथ के समय उसकी जो मदर थी ना, जैसे दिखाया है सैली ने, ये सैली ने दिखाया है, हकीकत में ऐसा कुछ नहीं है। पीबी सैली दिखाता है क्योंकि वो तो रोम में जाके मरा था। वो दिखाता है कि जब वो कीट्स की जब डेथ हुई थी तो उसकी मदर वाज इन पैराडाइज, वो स्वर्ग में थी। अब आप सोचोगे भाई उसकी माँ स्वर्ग में थी, तो ये कीट्स की रियल मदर की बात नहीं हो रही है, ये यूरेनिया देवी की बात हो रही है, जो मतलब स्वर्ग में रहती है। मतलब उसका, भाई वो तो देवी है ना, तो स्वर्ग में थी वो उस समय। एंड सी वाज इन हाफ स्लीप, और वो कुछ आधी नींद में थी, मतलब वो सोई हुई थी, और वो स्वर्ग में थी जिस समय उसके बेटे एडोनिस की मौत होती है। मिजरी राउजेज, मिजरी यहाँ पे एम बड़ा बना करके, ये एक जैसे देवी होती है ना, उसे बोलते हैं मिजरी। ये देवियों की भी जो दासी होती है, या आप ये कह दो नैम्फ कह दो उन्हें, या परिया कह दो, वो मिजरी जाती है उसके पास, वो उसे उठाती है यूरेनिया को उसकी नींद से, कि भाई तुम्हारा बेटा मर गया है। सी गोज टू रोम, अब वो यूरेनिया रोम जाती है देखने के लिए, फेस को, अपने चाइल्ड के चेहरे को देखने के लिए, कि भाई मुझे एक बार अपने बेटे के चेहरे को देखना है। बेटा कौन है? एडोनिस। यूरेनिया वहां चली गई। अचानक एडोनिस कम्स टू लाइफ, उसके वो मर जाता है, लेकिन जब वो पहुंचती है तो उसमें थोड़ी सी जान आ जाती है, कम्स टू लाइफ, बट इट इज ओनली फॉर ए मोमेंट, लेकिन एक क्षण के लिए बस अपनी माँ से मिलता है। सी इज डिसअपॉइंटेड, वो निराश हो जाती है, क्योंकि सी इज इमोर्टल एंड सी कैन नॉट डाई विद, भाई वो तो एक देवी है, वो इमोर्टल है, वो मर नहीं सकती अपने बेटे के साथ, तो वो इस बात को लेकर के निराश है। तो वो उसे बड़ा दुख होता है। ऐसे करके मतलब देखो सैली ने किस तरीके से पोयम बनाई है, आप ये समझो। ये कोई पोयम ऐसे ही सिंपली कोई कहानी ह्यूमन बीइंग की नहीं है, मतलब थोड़ा सा सुपर एलिमेंट्स है इसके अंदर। दिखाया गया है कि किस तरीके से जो देवी है, मतलब यूरेनिया, वो कैसे आती है, और किस तरीके से वो अपने बेटे के लिए बहुत ज्यादा परेशान है। उसे उठाया जाता है, वो स्वर्ग से आती है उसकी लास्ट झलक देखने के लिए, मरना चाहती है, मर नहीं सकती, बिकॉज सी इज इमोर्टल। यूरेनिया मदर है पोइट्स की, और यूरेनिया द मदर ऑफ पोइट हैड वेप्ट व्हेन मिल्टन द थर्ड ग्रेट इपिक पोइट ऑफ द वर्ल्ड डाइड। ये पोइट्स की माँ की तरह होती है, ये तब भी रोई थी जब मिल्टन, जो थर्ड ग्रेट इपिक पोइट है वर्ल्ड का, जब वो मरा था। ये बात भी शैली बताता है कि ये अपने उस बेटे के लिए भी, मिल्टन के लिए भी रोई थी। यूरेनिया देखती है लास्ट ग्लिम्प्स, माने झलक देखती है अपने बिलव्ड माने प्यारे बेटे के चेहरे को, इन द चैम्बर ऑफ डेथ, मौत का एक चैम्बर है, उसमें वो जाती है और वहां लास्ट टाइम वो देखती है उसके चेहरे को। सैली बताता है कि एडोनिस जो है वाज पॉइजन्ड बाय, उसे तो जहर दिया गया है, किसके द्वारा? मैलेशियस माने होते हैं बहुत घृणा से भरे हुए, क्रिटिक,
इन क्रिटिक का जो जहर है ना, ये सांप की तरह है। और सांप का जो जहर होता है ना, जिस तरीके से वो इंसान को मार देता है, ऐसी इनके मुंह से निकली हुई विषैली बोली, विष से भरी हुई, पॉइजन से भरी हुई जो इनकी जुबान थी ना, उसकी वजह से मरा है मेरा दोस्त, ऐसे बोलना चाह रहा है। सैली कहता है कि जो एडोनिस है, मतलब कीट्स है जो, वाज पॉइजन्ड, उसे उसके तो जहर डाला गया है उसके अंदर। किसके द्वारा? इन घृणित क्रिटिक के द्वारा, हु वाज डीफ, जो बहरे थे, टू द चार्म्स ऑफ हिज पोइट्री, जो सुन ना सके इसके पोइट्री के आकर्षण को। मतलब जिन्हें उसके गाने, पोइट्री इतनी जो अच्छी उसने लिखी थी कीट्स ने, जो उसने अपने ओड लिखे हैं, जो उन्हें सुन ना पाए कभी भी, उनके प्रति तो उनके कान बंद हो गए थे। और उन्होंने क्रिटिसाइज करा, मतलब एक तरीके से अपना विष, जहर उड़ेला कीट्स के प्रति, और उस जहर की वजह से मरा है, ऐसी लाइन डाली है इसमें। आपको ये मेन मुद्दा बना के चलना है इसमें। शैली का जो ये एडोनिस वर्क है इज रैंक्ड विद मिल्टन लाइसिडस, मिल्टन ने जो लाइसिडस लिखा है उसके रैंक, उसके बराबर है। फॉर इट्स प्योरिटी ऑफ क्लासिकल फॉर्म, मिल्टन तो खैर क्लासिकल वे में लिखा ही करता था, शैली ने भी यहाँ क्लासिकल फॉर्म में लिखा है। यूरेनिया देवी को याद करना अपने आप में क्लासिकल हो जाता है। मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट क्लासिकल इपिक क्यों कहा जाता है? क्योंकि वही इन्वोकेशन करना, शुरू में प्रार्थना करना, आह्वान करना यूरेनिया का, और उसी वे में मतलब लिखना एक लेंथी 12 बुक्स, वो सब चीजें। इट बिगिंस विद एन इन्वोकेशन, खुद शैली ने अपना ये जो एडोनिस है इसे भी जब स्टार्ट करा था तो इसमें इन्वोकेशन करी, प्रार्थना करी, आह्वान किया म्यूज का, काव्य की देवी का, कि वो एड करे, हेल्प करे द पोइट, पोइट की, इन एक्सप्रेसिंग हिज सफरिंग, अपनी सफरिंग को एक्सप्रेस करने में, मतलब जो कष्ट है उन्हें, उनका वर्णन करने में, या दुखों को उजागर मैं करने जा रहा हूँ। कौन से दुखों को? जो मेरा दोस्त मरा है, तो उसे मैं उजागर करने जा रहा हूं, तो हे काव्य की देवी तुम मुझे सपोर्ट करो इसके लिए, ऐसा स्टार्टिंग में कहता है पीबी शैली। तो ये जो तरीका होता है ना, स्टार्टिंग में यूरेनिया, काव्य की देवी, उसका आह्वान करना, उसकी इन्वोकेशन करना, ये तरीका क्लासिकल एज में हुआ करता था। जब भी वे अपने बड़े वर्क लिखा करते थे, कोई पिक लिखा करता था, जैसे होमर ने इलियट, ओडिसी लिखा है, तो वो उनकी स्टार्टिंग यही तरीका हुआ करता था। यही यही तरीका एडॉप्ट किया था मिल्टन ने भी अपनी पैराडाइज लॉस्ट में। और यही तरीका, यही वे ऑफ स्टार्टिंग द इपिक एंड पोएम्स, यही बिल्कुल वे जो है वो एडॉप्ट कर लिया है पीबी शैली ने, वो भी अपने इस बड़े से वर्क में, क्योंकि ये एक पेस्टोरल एलिजी है और इसकी स्टार्टिंग बिल्कुल ऐसे ही करता है पीबी शैली, इसलिए इस वर्क में क्लासिकल छाप है। वो तो वैसे भी थी, क्योंकि इसकी जो लीजेंड है वो क्लासिकल लीजेंड के ऊपर डिपेंड है, तो वैसे भी था इसमें। और कुछ इसने जो तरीका, जो स्ट्रक्चर, जो तरीका लिखने का बनाया, वो भी ऐसा ही बनाया। ही लिव्स ही वेक्स इट्स डेथ इज डेड, नॉट ही। कहते हैं वो आज भी जिंदा है, वो आज भी जाग रहा है, मतलब ये अपने दोस्त के लिए बोल रहा है सैली। वो लिव कर रहा है, जागा हुआ है। इट इज डेथ, ये डेथ है जो डेड हुई है, ये तो मौत थी जो मर गई, नोट ही, वो नहीं मरा। मतलब एक तरीके से जैसे कहते हैं ना, बॉडी मर गई है उसकी, वो नहीं मरा है, वो आज भी जिंदा है, हमारे साथ है, इस तरीके से लाइन बोल रहा है। ही लिव्स, वो जिंदा है, वो जाग रहा है। इट इज डेथ, ये तो डेथ है जो मर गई, मतलब ये तो मौत थी जो मर गई, मतलब ये तो बॉडी थी जो खत्म हो गई, नॉट ही, वो नहीं मरा। मर नॉट फॉर एडोनिस, अब देखो मना कर रहा है, कह रहा है एडोनिस के लिए मर मत करो, विलाप मत करो। विलाप तो उसके लिए करते हैं जो मर जाता है, वो मरा नहीं है, अमर हुआ है, आज भी हमारे साथ है। उसके जो वर्क है वे आज भी चल रहे हैं, तो वो यादों में है, तो वो मरा नहीं है। उसकी जो कहते हैं ना रूह और आत्मा, तो उसकी बॉडी जो है वो मरी है, लेकिन उसकी जो आत्मा है वो जिंदा है, उसके वर्क जिंदा है, वो इमोर्टल है, उसके लिए विलाप मत करो। तो अगर हम विलाप करेंगे तो ये भी एक कॉमन थिंग्स मानी जाएगी उसके लिए, तो वो तो जिंदा है आज भी। ए पोर्शन ऑफ द लवलीनेस विच वन ही मेड मोर लवली, एडोनिस इसी वर्क में शैली बोलता है, ए पोर्शन ऑफ द लवलीनेस, जो लवलीनेस का एक पोर्शन था, मतलब जो जो प्रिय चीजों का एक हिस्सा था इसका, तो जो अच्छे वर्क की इसने लिखे हैं, वे सारे लवलीनेस के जो पोर्शन है, विच वन ही मेड मोर लवली, जो उसने और लवली बना दिए। मतलब ये जो लवलीनेस का पोर्शन, इसका मतलब जो उसके वर्क है ना, वे कीट्स ने अपनी इन यादों से और ज्यादा लवली बना दिए। तो मरने के बाद, और ये बात हकीकत भी थी कि मरने के बाद उसके वर्क और ज्यादा फेमस हुए।
जब तो थे ही नहीं, तो उसने तो अपने वर्क को और फेमस बनाया। जो फुल टाइटल है इस एलिजी का, एडोनिस का, इसका पूरा टाइटल देख लो, एन एडोनिस, सॉरी, ये यहाँ से जहां से ये लगे हैं इन्वर्टेड कोमास, एडोनिस एन एलिजी ऑन द डेथ ऑफ जॉन कीट्स। अभी पूरा नहीं हुआ, इसका बहुत लंबा टाइटल है, अगर इसका पूरा टाइटल देखे, एडोनिस एन एलिजी ऑन द डेथ ऑफ जॉन कीट्स, ऑथर ऑफ एंडीम्यून, हाइपेरियन एटसेट्रा। दो का नाम उजागर कर दिया, एंडीम्यून का और हाइपेरियन का, एटसेट्रा। इन सब पे ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया था ये सब। हाइपेरियन तो उसने बिल्कुल, आप जब पढ़ोगे हाइपेरियन का कैरेक्टर पढ़ोगे, उसमें भी फॉल ऑफ एंजल दिखा दिया कि जो ऊपर से नीचे गिरे हैं, तो एंजल जो फॉल हुए हैं, और एक तरीके से सुपीरियर इंफीरियर उनकी लड़ाई, जैसे दो पैराडाइज लॉस्ट में हुआ था, बिल्कुल ऐसे ही कॉपी करा था इसने, कीट्स ने। फिर दिखा दिया कि इसने, कीट्स ने मिल्टन को कॉपी करा, एंड्यूमिन भी कॉपी करा गया। तो इस तरीके से इसका इनका क्रिटिसाइज होने लगा था बहुत ज्यादा, इसने भी इन दो का नाम उजागर कर दिया। और पूरे टाइटल में कहा, एडोनिस एन एलिजी ऑन द डेथ ऑफ जॉन कीट्स, ऑथर ऑफ, ये बताने की कोई जरूरत नहीं थी, फिर भी उसने इस एलिजी को लिखा है, ऑथर ऑफ एंडीम्यून और हाइपीरियन, क्योंकि ये दो वर्क बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज हुए थे, सबसे ज्यादा एंडीम्यून। शैली को कहा जाता है लास्ट, सॉरी, लीस्ट इम्परफेक्ट फॉर एडोनिस। एडोनिस के लिए लीस्ट इम्परफेक्ट। देखो, ये होता है कि आप नेगेटिव वे में पॉजिटिवनेस दिखा रहे हो। लीस्ट माने बहुत कम इम्परफेक्ट, इसका मतलब परफेक्ट। भाई लीस्ट इम्परफेक्ट का मतलब होता है ज्यादा परफेक्ट। उल्टा कर दिया ना, जैसे हम किसी को बोल देते हैं कि वो नॉट डिसऑनेस्ट, तो इसका मतलब ऑनेस्ट हो जाता है। तो लीस्ट से मतलब नेगेटिव, नॉट इम्परफेक्ट, तो इम्परफेक्ट नहीं है, इसका मतलब परफेक्ट है एडोनिस के लिए। द स्टार्टिंग लाइन ऑफ दिस एलिजी इज, क्या इसकी स्टार्टिंग लाइन है, आई वीप फॉर एडोनिस। इसमें सैली कहता है, मैं एडोनिस के लिए वीप कर रहा हूँ, ही इज डेड, वो मर चुका है, ओ वीप फॉर एडोनिस, अरे इसके लिए आप सब वीप करो। दो यद्यपि अवर टीयर्स थो नोट द फ्रोस्ट विच बाइंड सो डियर ए हेड। जब उसकी डेड बॉडी पड़ी हुई थी तो वो रो रहा है और कहता है कि मैं रो रहा हूं, आप सब रो, यद्यपि हमारे आंसुओं से, थो माने होता है मेल्ट होना, पिघलना, पिघल नहीं पाएगा। फ्रोस्ट माने ये जो पाला है, जाड़ा है, मतलब पाला होता है ना फ्रोस्ट, जो वो ये पड़ती है फ्रोस्ट होना, मतलब जो सुबह को पड़ती है, ओस जो पड़ती है, पाला पड़ता है ना, फ्रोस्ट। हालांकि उसने कहा, दो यद्यपि हमारे जो टीयर्स है वो पिघला नहीं पाएंगे इस फ्रोस्ट को, मतलब मौत का जो ये पाला पड़ गया, विच जिसने बाइंड कर रखा है इतने डियर प्रिय को अहेड, मतलब जिसने इसके सर को बाइंड कर दिया, इसका मतलब जो गिरफ्त में है ना, इस फ्रोस्ट, इस मौत के फ्रोस्ट की गिरफ्त में जो मेरे दोस्त का सर है, इस फ्रोस्ट को पिघला नहीं सकता। ये जमा हुआ जैसे बर्फ जम जाती है ना, फ्रॉस्ट, तो इसे पिघला नहीं सकता। क्या नहीं पिघला सकता? हमारे आंसू। रो लेकिन यद्यपि हमारे आंसुओं से, अब ये मौत से वापस नहीं आ सकता, ये कहना चाह रहा है टोटल। तो स्टार्टिंग में, आई वीप फॉर एडोनिस, मैं रो रहा हूं, वो मर चुका है। वीप फॉर एडोनिस, आप सब भी रो एडोनिस के लिए। हालांकि हमारे जो आंसू है वो इस मौत के फ्रोस्ट को पिघला नहीं पाएंगे, इसका मतलब ये तो मर चुका है, जिसमें इसका जो बॉडी है, सर है, वो उस फ्रोस्ट के जकड़न में है, मौत रूपी, हम उसे पिघला नहीं पाएंगे, चाहे हम कितने भी रो ले, कितने भी कुछ कर ले, मतलब वो आ नहीं पाएगा। तो रोने को भी कहता है स्टार्टिंग में, और बाद में कहता है डोंट वीप बिकॉज ही हैज बिकम इमोर्टल, वो अमर हो चुका है, वो नहीं मरा है। मतलब उसमें कहा है कि उसकी बॉडी मरी है, वो जिंदा है, वो आज भी जिंदा है, और वो जागा हुआ है, वो नहीं मरा है, ऐसे कहा। ही विल अवेक नो मोर, अब ये नहीं जाग पाएगा, मतलब ये तो मर चुका है। ओ नेवर मोर, अब कभी नहीं जागेगा, मतलब कभी नहीं उठ पाएगा। विद इन द ट्विलाइट चैम्बर स्प्रेड्स अपेस द शैडो ऑफ वाइट डेथ। विद इन द ट्विलाइट, ट्विलाइट माना होता है शाम का, गोधूली, शाम का, डस्क वाला समय। विद इन चैम्बर, एक डेथ का चैम्बर दिखाया जिसके अंदर वो मरा पड़ा था, वहीं पर यूरेनिया आती है। ये इस चैम्बर के धुंधले प्रकाश में स्प्रेड्स अपेस द शैडो और व्हाइट डेथ की जो शैडो है ना, वहां फैली हुई है। व्हाइट डेथ की मतलब मौत की छाया उस चैम्बर में फैली हुई है जहां वो पड़ा हुआ है। अब ये नहीं उठ पाएगा, अब ये उठेगा नहीं, अवेक नहीं करेगा। नेवर मोर, अब कभी नहीं उठ पाएगा, चाहे हम कितना भी रोटे, अब ये नहीं उठेगा। यूरेनिया, थॉमस मूर, बायरन, लेहंट और सैली, ये सभी मर्न करते हैं कीट्स की मौत पर इस पेस्टोरल एलिजी में। सबके मैंने
एक इनके अलग अलग इसने टाइटल भी दिए हैं, वो भी आप देख लेना। मतलब ये मदर बोल दिया, सबको अपने अपने अलग अलग टाइटल से पुकारा है उसने, अपने आप को भी वीक बताया है। द एनोनिमस क्रिटिक, एनोनिमस होता है जिसका नाम ना खुला हो, तो गुमनाम। और कभी भी ये वर्ड आता है, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूट में भी आता है, ये स्पेलिंग में भी पूछ लिया जाता है। और एनोनिमस जो होता है वो इसका मतलब होता है कि जिसका नाम ना हो। जैसे गाल्सवर्दी ने एनोनिमस लिखा, फिर उसने इस नाम से लिखा, बोज के नाम से चार्ल्स डिकिंस ने लिखा, तो अपने सर जॉन के नाम से लिखा। और वो जो होते हैं नाम, वो सेडोनेम होते हैं। और जो कोई नाम ही ना दे, टाइटल ही ना दे, उसे एनोनिमस बोलते हैं। तो एनोनिमस क्रिटिक को, जिसका नाम ही नहीं है, क्रिटिक कौन था, लेकिन क्वार्टरली रिव्यू में एक क्रिटिक ने, एक क्रिटिक है क्वार्टरली रिव्यू का जिसका नाम नहीं पता है, इज ब्लेम्ड, उस पे ब्लेम है फॉर कीट्स की डेथ का इस पोयम के अंदर। तो पीबी सैली ने इसमें बिल्कुल टारगेट बना दिया क्वार्टरली रिव्यू के एडिटर को। उसमें मतलब किसी ने आर्टिकल डाला जिसका नाम नहीं खोला, कि भाई ये है असली इसमें जो जिम्मेदार है। सैली ये कहता है कि कीट्स जो है ना, वो चला गया हम सबको छोड़ करके, हैज गॉन अमॉन्ग द पोइट्स। सिडनी, चैटरटन और ल्यूकन, ये तीन नाम दे दिए उसने, कि इन सब के बीच में से कीट्स चला गया। तो सिडनी पुराना राइटर है, चैटरटन साथ का स्थानकार, और ल्यूकन, ये तीनों राइटर है, मतलब इनमें से वो जा चुका है, इस ग्रुप से निकल गया वो। सैली ने इस एलिजी को क्या कहा है, द इमेज ऑफ माई रिग्रेट एंड ऑनर फॉर पुअर। ये एक चित्र है, इमेज है, ये पूरी पोइट्री 55 स्टेंजाज का ये पूरा एडोनिस, ये पूरी पेस्टोरल एलिजी एक इमेज है। किस चीज की? मेरे रिग्रेट की, मेरे अफसोस की, और मेरे ऑनर की, इस गरीब के लिए, फॉर पुअर, इस बेचारे कीट्स के लिए। ऑनर और रिग्रेट, मेरा इसके प्रति रिग्रेट है, मतलब मेरी सांत्वना, मेरा अफसोस, मेरी दुख, और मेरा ऑनर सम्मान, इस पुअर कीट्स के लिए मेरा सम्मान है। मतलब ये एलिजी जो है ना, वो इमेज है एक तरीके से। तो ये इसने कहा है इसमें। तो कुल मिलाकर के अगर हम इसे देखें, तो ये सैली ने जो एडोनिस वर्क लिखा है, इसमें पीबी सैली यही दिखाने की कोशिश करता है कि किस तरीके से कीट्स जो था वो, जब वो जिंदा था तो उस पे बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया था। वो बीमार था एक अलग बात है, लेकिन वो बहुत टेंशन में भी रहता था। तो कहीं ना कहीं वो टेंशन, वो क्रिटिसाइज करना, इसका मतलब अलग अलग जो एडिटर्स थे, चाहे वो क्वार्टरली रिव्यू के हो, चाहे वो ब्लैकवुड मैगजीन के हो, इन्होंने क्रिटिसाइज करा, वो और ज्यादा उसकी टेंशन बढ़ी, तो वो बच नहीं पाया। तो उसने यहाँ दिखाया है बहुत सारे व्यक्ति, बहुत सारी इमेजेस, कुछ उसने पर्सोनिफाइड करे, कुछ कैरेक्टर्स को, ये सभी उसकी मौत पर विलाप करने के लिए आते हैं। स्टार्टिंग में कहता है कि भाई हमारे रोने से जो है ये अब दोबारा नहीं आ पाएगा, और फिर ये भी कहता है कि हमें रोना भी नहीं चाहिए क्योंकि ये मरा नहीं है, अमर हुआ है। फिर ऐसे करके अपने आप को कंसोल करेगा, सांत्वना देगा, और कि ये आज भी अमर है, इसके वर्क हमारे साथ है। तो ये एडोनिस थी वर्क है, बहुत ही लेंथी वर्क है, लेकिन यहाँ पर जो जिक्र किया गया है इसका, वो मेनली इसने बहुत ज्यादा, मतलब शैली की अगर हम बात करेंगे, तो शैली ने इस वर्क में यही दिखाने की कोशिश करी है कि वो बहुत ज्यादा लेमेंटफुल है, मतलब बहुत शोरों में है उसकी डेथ को लेकर के। और एक कीट्स के ऊपर देखो पूरी पोयम उसने बनाई है। तो इसके बाद फिर ये भी मर जाता है, ये एक एक्सीडेंटल डेथ होती है इसकी। तो खैर ये कोई बीमारी या कुछ ऐसा तो था ही नहीं, शैली की भी मौत नेक्स्ट ईयर हो जाती है। ठीक है, यहीं तक थी ये एडम्स।